नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सूरत, गुजरात से। ये फिलहाल अभी रहते कहीं बाहर हैं, विदेश में रहते हैं और इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप अपने जीवन में क्या कुछ नहीं जान सकते। ये जो ग्रंथ है, ये जो ज्योतिष जैसा विषय है, ये आपके समस्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है और आपको ये समझने की पूरी क्षमता देता है कि हाँ, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये दोष हैं, हमें इस पे ध्यान रखना है और ये काम नहीं करना है। आइए, सबसे पहले जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं पंचांग से शुरू करता हूं कुंडली का विश्लेषण। श्रावण माह, आषाढ़ और श्रावण का जो जातक जन्मा होता है, उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशाग्र होती है और अपने बुद्धि के बल पे वो उच्चतम गति को प्राप्त करता है। और आगे बढ़ के बात करेंगे। अभी कुंडली पे मैंने ध्यान नहीं लाया है अपना और आपका भी नहीं ले जाना चाहता हूँ। दक्षिणायन में जितने भी पापक ग्रह होते हैं, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये पापक ग्रह का बलवान होना दक्षिणायन में बढ़ जाता है। दक्षिणायन का अर्थ है कि देवताओं के दिन और देवताओं की रात्रि से उत्तरायण और दक्षिणायन का क्रमशः बोध होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि, अब कृष्ण पक्ष जो होता है वो पितरों का पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष जो होता है वो देवताओं का पक्ष होता है। तो जरा देखिए, तो एक दक्षिणायन यानी कि देवताओं की रात्रि, दूसरा कृष्ण पक्ष यानी कि पितरों का पक्ष, तो ये दोनों ही अंधेरे में चले गए। अब इस वजह से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े, जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े, घबराहट और बेचैनी। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी बात होगी कि आपके लग्न को कौन देख रहा है। मैंने इस पे अभी थोड़े दिन पहले, मुश्किल से 1 माह पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात की थी कि लग्न पे देखने वाले ग्रह अगर गुरु और सूर्य जैसे ग्रह हों तो व्यक्ति, मोरालिटी उसकी बड़ी अद्भुत होती है। वो बहुत ही दार्शनिक चिंतन वाला होता है और बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला होता है। मैंने एक चीज़ बताई है और लगभग सभी कार्यक्रम में बताई है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में गुरु और सूर्य है, उस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। वो अपना नुकसान करके किसी दूसरे का लाभ बढ़ाने वाला होता है और कभी भी किसी दूसरे का दिया हुआ ग्रहण नहीं करने वाला होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे। गुरुवार को जन्म होता है, गुरुवार को जन्मे हैं और ये कुंडली मकर लग्न की है। आप लोगों को मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, जितने भी लग्न हैं, मेष, वृष, मिथुन आदि मीन तक, उसमें जो सबसे ज़्यादा समझदार कुंडली मानी गई है, या जीवन को समझने की, दर्शन को समझने की, तत्व को समझने की, चरित्र को समझने की, गुण और दोषों को समझने की, यहाँ तक कि इस कुंडली के ग्रहों को भी समझने में सामान्यतया अगर आप बहुत गहराई से नहीं समझेंगे तो मकर लग्न की कुंडली का विश्लेषण बड़ा आसान नहीं होता। ये मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैंने कहा कि मकर लग्न की कुंडली का विश्लेषण बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको उस कुंडली के मारक, कारक, अकारक, राजयोग कारक और योग कारक ग्रहों का दर्शन होता है। बहुत सावधानी से वहाँ पे ग्रहों को आपको कैटेगराइज करना पड़ता है कि मकर लग्न की कुंडली के लिए कौन ग्रह मारक है, कौन आदि आदि। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इस कुंडली में द्वितीय भाव, सप्तम भाव, 12वां, तीसरा, 8वां, ये भाव बड़े ही अजीब अजीब और अन्य अन्य अलग अलग ग्रहों के स्वामी बन जाते हैं, या इसके स्वामी ग्रह ऐसे ग्रह बन जाते हैं जहां से आपको बड़ा समझ करके उसमें मारक ग्रहों का निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुतः कौन सी दशा में जातक के जीवन को मारक ग्रहों का दंश झेलना पड़ेगा, या मारक ग्रह की परिभाषा मकर लग्न की कुंडली में कैसे निकाली जाएगी, ये बड़ी ही दर्शनीय हो जाता है। गुरुवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति देखिए 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के मैंने इस पे भी एक कार्यक्रम बनाया था कि देवगुरु बृहस्पति वृष लग्न की कुंडली के लिए हो, है ना,
या तुला लग्न की कुंडली के लिए हो, वो अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं। ठीक उसी तरीके से मकर लग्न की कुंडली के लिए भी देवगुरु बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। और अगर इन भावों के स्वामी हो जाते हैं तो इनको ये कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति को शनि देव ने, जो कि इस कुंडली के मालिक बने, उन्होंने अच्छा भाव नहीं दिया। तो क्या ये देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हो जाएंगे? इस कार्यक्रम में मैंने बात कही थी, उसका फिर से दोहरा रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति मकर लग्न की कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका अर्थ होगा कि अगर वो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं तो फिर भी वो व्यक्ति को बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला बनाते हैं और उसके मेहनत का फल उसको देने की 200% कोशिश भी करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं, तो गुरुवार के जन्मे हैं और गुरु उच्च के हैं, तो वारेश अगर उच्च का हो तो बहुत बढ़िया है। पर एक सिद्धांत यहाँ ये लागू होगा कि इस कुंडली के लिए तो चलो यहाँ की संशय मैंने दूर कर दी कि भाई वो अच्छे भाव के स्वामी भले नहीं हैं, लेकिन इतनी बात है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य में या अपने कार्य में सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाने वाला होगा। लेकिन गुरुदेव जो होते हैं वो लक्ष्य में कम तु दोषाणाम गुरुर्लग्ने व्यपोहति, लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का शमन करते हैं। दशम स्थान में वो बढ़िया मजबूत परिणाम करते हैं। नवम में वो भाग्यशाली और लाभ भाव में व्यक्ति को अनंत सुखों के दाता बन जाते हैं। लेकिन इन भावों के अतिरिक्त जब वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो ये बलहीन या निर्बल भी हो जाते हैं। और ये केंद्र में जो राशियां बनी हैं, ये चर प्रकृति की राशि बनी है। चर प्रकृति की राशि के लिए एकादशवां भाव बाधक भाव के रूप में अपने आप को परिभाषित करता है। लेकिन गौर से देखें तो एकादशवें भाव यानी कि बाधक भाव एकादशवां भाव, और इस भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। इस वजह से ये कुंडली इस मामले में आगे निकल जाएगी कि चलो कोई भी ग्रह एकादशवें भाव में नहीं बैठा है, इस वजह से कोई भी ग्रह यहाँ बाधा कारक ग्रह नहीं बनेगा। मतलब अगर यहाँ कोई ग्रह बैठ जाता तो मकर लग्न की कुंडली जो चर प्रकृति की कुंडली बनी होती है लग्न में राशि, उसके लिए एकादशवें भाव में बैठा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा काल में सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा आदि में ये बाधा उपस्थित करने वाला ग्रह बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये कुंडली इस मामले में एक ग्रह आपकी कुंडली का बच गया बाधा उपस्थित करने से, और वार के अधिपति अलग उच्च के हो गए, पर थोड़ी कमजोरी मिलेगी क्योंकि वो सप्तम भाव में बल से कमजोर हो जाते हैं। पर फिर भी एक सिद्धांत यहां पे और भी लागू हो कि गुरु और सूर्य जैसे ग्रह जब लग्न को देख लेंगे तो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति वाला, ब्राह्मणों के सदृश जीवन जीने वाला, अपनी चेहरे पे दिव्य आभा लपेटे रहने वाला, मीठी मुस्कान से सबको आकृष्ट करने वाला, धनवान, श्रेष्ठ विचारों का दाता, दार्शनिक चिंतन, ग्रंथों का अध्ययन, ब्राह्मणों का आदर और सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है। आगे बढ़ के बात करते हैं तो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा। कृष्ण पक्ष जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि ये पितरों का पक्ष होता है, और कोई भी पितरों के निमित्त अगर कोई कृत्य किया जाता है तो पितृपक्ष में ही किया जाता है ना। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे त्रयोदशी तिथि के जो चंद्रमा होंगे, ये त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, जैसे ही अमावस्या के निकट के चंद्रमा जाने लगते हैं वो क्षण चंद्र के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। और क्षण चंद्रमा जो होते हैं वो जातक के जीवन को परेशान करने वाले होते हैं। धन की आमदनी एक जैसी करने में उनको दिक्कत होती है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाना पड़ता है, और कई बार बेवजह की बातों के कारण स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं से भी व्यक्ति को जूझना पड़ता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का मन सदैव ही कभी तीव्र गति को प्राप्त कर ले, कभी मंद हो जाए, मतलब एक सी स्थिति मेंटेन करने में उसको दिक्कत होती है। मनस्तु हीतगु कहा गया है चंद्रमा को। क्या कहा गया है? मनस्तु हीतगु। इसका अर्थ होता है कि मन का हित चंद्रमा, ब्रह्मदेव ने पृथ्वी के जितने रस हैं, रस मतलब तरल चीजों का, सबका मालिक चंद्रमा को बना दिया और कहा कि अब रस के रूप में तुम सबके शरीर में प्राण के तत्व के रूप में विराजमान होगे, है ना। जैसे सुगंधों के जो अधिपति हैं वो शुक्रदेव हैं, प्राण के जो अधिपति हैं वो सूर्यदेव हैं,
ज्ञान के जो अधिपति हैं वो गुरु हैं, धर्म और ज्ञान के जो अधिपति हैं वो गुरु हैं, दुख के जो अधिपति हैं वो शनि हैं। तो जरा ध्यान से समझिए, तो चंद्रमा अगर मन के अधिपति हैं, मन के शुद्ध और अशुद्ध होने के, मन के निर्मल होने के अधिपति हैं, और अगर वो पापक होंगे तो मन अब एक रस नहीं रहेगा। मतलब जो रसास्वादन है जीव का वो कई बार प्रवृत्ति हो जाए, कई बार उदासी हो जाए, प्रवृत्ति मूलक हो जाए, उदासीन हो जाए, निगेटिव हो जाए, शांत हो जाए, बहुत ज़्यादा कूल हो जाए, उसमें एक जैसा रस नहीं रहता, वो प्रायः डल होता रहता है और शरीर में प्रायः जल की कमी बनी रहती है। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी घटता बढ़ता सा रहता है। भोजन में अगर रस की स्थिति चंद्रमा की कमज़ोर होगी तो व्यक्ति के रक्त प्रवाह को ये प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ पित्त का जो निकलना होता है जिससे भोजन रस स्वरूप बनता है, पकता है, पचता है, वो चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण वो क्षेत्र भी कमज़ोर होता है। इस चंद्रमा के पापक होने के कारण व्यक्ति का मन, व्यक्ति की निरंतरता और व्यक्ति का जो प्रभाव है वो एक सा नहीं रहता है। आमदनी प्राइवेट सेक्टर से होती है, धन दूर जाकर के कमाना पड़ता है, और व्यक्ति के मन की गति बार बार बदलती सी रहती है। उसकी धारणाएं, उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसका प्रभाव, उसका व्यवहार चीज़ों को लेकर के बड़ा ही असमंजस में भी रहता है। हालांकि वाणी का बड़ा ही शुद्ध होता है। यहाँ पे व्यक्ति को संतति से कष्ट चंद्रमा पापक होते हैं तो होने नहीं देते हैं। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को संततिवान आवश्यक रूप से बना देते हैं। थोड़ा कठोर बोलने वाला होता है कई बार, मतलब ऐसे कड़वा बोलने वाला, ऐसी चीज़ें होती हैं। आर्द्रा नक्षत्र वस्तुतः ये राहु का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो होते हैं साक्षात नारायण, है ना, भगवान नारायण। आर्द्रा नक्षत्र वस्तुतः इसके ऊपर 2 ग्रंथों पे मैंने बात देखी। एक ग्रंथ में बात लिखा कि आर्द्रा नक्षत्र वैसे तो ये राहु का नक्षत्र है, पर इसके एक तरफ अधिपति ब्रह्मदेव भी माने गए हैं और एक तरफ इनके जो अधिपति हैं वो ब्रह्मदेव नहीं शिव माने गए हैं, और दूसरे तरफ जो हैं वो विष्णु भगवान भी माने गए हैं। पर प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर आर्द्रा नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो राहु, और इसके जो अधिपति देवता हैं वो शिव है। मतलब ये इसमें आर्द्रा नक्षत्र के जन्मे जातकों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, है ना। आर्द्रा नक्षत्र के जन्मे जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पीपल के वृक्ष की पूजा सदैव करनी चाहिए। तो पीपल वृक्ष, है ना, वृक्ष में कौन है, भगवान नारायण, पीपल हैं। और आर्द्रा नक्षत्र की पूजा अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो इनकी शिव की पूजा करने से इस नक्षत्र से जनित जितना दोष होता है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो ऐसे लोगों को व्यायाम निरंतर करते रहना चाहिए, प्राणायाम सदैव करना चाहिए, भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र से दीक्षित होकर के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप भी किया जा सकता है, ओम अग्नये नमः इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है, या ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। ये मैंने 3 अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग मंत्र बताए हैं। जिसमें ब्रह्मदेव को माना गया है उसके लिए ब्रह्मणे नमः, जिसमें विष्णुदेव को माना गया है उसके लिए ओम विष्णवे नमः, और जिसके लिए शिव को माना गया है उसके लिए ओम रुद्राय नमः। ये तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा जो अगर बन पड़े ओम रुद्राय नमः का जप आपको नित्य निरंतर करना चाहिए। आगे बढ़ के बात करेंगे, मैंने तीनों ही बातें स्पष्ट करती हैं। हर्षण योग ये बहुत बढ़िया होगा। शूद्र वर्ण और मनुष्यगण, जहाँ व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी इच्छा खूब धन कमाने की होती है, वो नहीं चाहता है कि उसको किसी से धन मांगना पड़े, और वो नहीं चाहता है कि किसी से उसको हाथ पसारना पड़े। तो ये जो स्थिति बनती है वो व्यक्ति को शूद्र वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण कई बार ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, कुंठित भी होता है, और कभी कभी प्रवृत्ति मूलक भी हो जाता है। मतलब चीज़ों को त्यागने में देर भी होती है। पर एक अच्छी बात क्या है,
इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात जो मैंने देखी है और जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इस कुंडली में गुरु और सूर्य एक साथ लग्न को देख रहे हैं। इस कुंडली के लिए चंद्रमा और बुध व्यक्ति को कभी भी किसी से झगड़ा करने वाला नहीं बनाएंगे, और शनि जन्म कुंडली में लग्नेश और धनेश होकर के तीसरे भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचमेश अपने भाव से 4 घर आगे। तो ये कुछ सामरिक रूप से अच्छी बातें होंगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे गुरु और सूर्य का लग्न को देखना, दूसरे नंबर पे जन्म कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा और बुध का बैठना। यहां 2 बातें अच्छी होंगी। व्यक्ति का व्यय संतुलित होगा, वो ब्राह्मणों को देने वाला होगा, और यहां चंद्रमा के बैठे होने से व्यक्ति साहसी होगा। इन चंद्रमा और बुध के यहाँ बैठ करके 12वें भाव पे देखने का एक अच्छा और साधारण सा बड़ा ही शुद्ध फल होगा कि व्यक्ति ब्राह्मणों को देने वाला, और उसके घर में नित्य ब्राह्मणों का आवागमन बना रहता है। उसके घर में सदैव ब्राह्मणों के मंत्र, सामवेद और यजुर्वेद आदि के मंत्र उच्चरित होते हुए सुने जा सकते हैं। अट्टालिकाओं के मालिक गुरु बनाते हैं, धर्म के जानकार सूर्य बनाते हैं, और साहस और जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये व्यक्ति को मंगल बना देते हैं। अब यहाँ से आगे मैं आपको इस कुंडली के कुछ गूढ़ और रहस्यमयी बातों पे चर्चा करके आता हूँ। मकर लग्न की कुंडली के लिए सबसे पहले इस बात का निर्धारण आवश्यक होगा कि कौन से ग्रह की दशा कैसी जाएगी। बैठे चाहे जैसे भी हों, हमें ये बात समझना होगा कि वो भाव कैसे, किस भाव का स्वामी बना, और अपनी दशा अंतर्दशा में वो ग्रह कैसा परिणाम देने वाला है। चाहे अंतर्दशा हो चाहे प्रत्यंतर हो, कैसे भी बात करते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए अगर शनि जैसे प्लेनेट की बात करेंगे तो लग्न और द्वितीय के स्वामी होकर के शनि इस कुंडली के प्रधान ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। अब शास्त्रगत बातें आती हैं। अगर एक ग्रह के रूप में हम शनि को देखते हैं तो वो अगर द्वितीय और अगर सप्तम इन भावों के स्वामी होंगे तो वो सभी ग्रहों के से ज़्यादा मारक ग्रह के रूप में अपने आप की प्रतिष्ठा कर लेते हैं। और अगर वो इन भावों में या इस भाव के या इस भाव में बैठे हों और किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी बैठे हों तो वो उस ग्रह के सूक्ष्म और सफल शुद्ध परिणाम को, सकारात्मक परिणाम को भी दबा करके स्वयं मारक ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। सप्तम भाव में गुरु और सूर्य और द्वितीय भाव खाली, तो सप्तम भाव में बैठे ग्रह मारक ग्रह कहे जाएंगे, और सप्तमेश और द्वितीय भी मारकेश कहे जाएंगे। अंतर होगा, मारकेश अलग। मारकेश कौन? चंद्रमा और शनि। अभी रुकिएगा, अभी चंद्रमा मारकेश होंगे कि नहीं इस पे भी निर्णय बाकी है। तो चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी शनि, तो यहां पे मारकेश कौन बना? तो प्रधान रूप से शनि द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होने से चंद्रमा। अब शास्त्रकार लिखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य कभी भी मारक ग्रह के रूप में उपस्थित नहीं होते, मतलब उनको मारक ग्रह का दोष नहीं लगता है। अब उसके आधार पर तो फिर यहां तो न तो चंद्रमा बैठे हैं और न तो सूर्य की स्थिति, सूर्य मारक होते नहीं है। अब बात करते हैं कि इस मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु यहां बैठे हैं, जो 12वें और तीसरे के स्वामी होकर के सप्तम में बैठे भी हैं, और जन्म कुंडली में सप्तम भाव मारक भी होता है। सूर्य को मारक दोष लगता नहीं है, इस वजह से सूर्य यहां मारक होंगे नहीं, तो गुरु यहां मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। ये पहली बात है। तो प्रधान मारक के रूप में अभी भी गुरु नहीं बनेंगे, प्रधान मारक के रूप में अभी कोई दूसरा ग्रह बनेगा, उसकी चर्चा करता हूं। द्वितीय भाव के स्वामी होकर के शनिदेव अगर यहां बैठ जाते तो इनको भी मारक दोष लगता, क्योंकि वो भाव मारक है। लगने से ही सही, अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर ग्रह बैठेगा तो एक तरफ आपको धन भी देगा और दूसरी तरफ अपनी दशा में आपको वो धन से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित, वाणी से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, और कहीं ना कहीं वो मारक ग्रह की भूमिका में उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पे वो उपस्थित नहीं है, इस वजह से वहाँ पे मारक ग्रह के रूप में शनिदेव परिभाषा में नहीं आएंगे। इसका अर्थ होगा कि एक ग्रह को मैंने चुना है मारक के रूप में। दूसरा, तृतीय भाव के स्वामी होकर के गुरु बन गए, मतलब मारक तो ये बन गए, मतलब अपनी दशा में ये व्यापार को, दिनचर्या को, कफ को, दाम्पत्य को, संतति को, दूसरी संतति को, जो दूसरे नंबर की संतति है, चाहे बेटा हो या बेटी, उसको परेशान करेंगे, आपके लाभ को संकुचित करेंगे, कई बार आपके मन को मलिन करने की कोशिश करेंगे, व्यय ज़्यादा बढ़ाएंगे, रोग में परेशानी देते हैं,
कफ जनित बीमारी देते हैं, पाचन तंत्र गड़बड़ करते हैं, इस तरीके से आसपास पड़ोस के लोगों से मतभेद देते हैं, विश्व स्तर की जो समस्या है उससे व्यक्ति का कारोबार प्रभावित होता है। तो ये कब होगा? गुरु की दशा में होगा। अब बात करते हैं चौथे भाव के अधिपति, क्योंकि यहां पे चर्चा तो हो गई शनि की, दूसरे भाव के अधिपति गुरु की भी चर्चा हो गई। तो निकले कौन? एक शनि निकल गए। एक सिद्धांत, अगर शनि बैठे होते तब मारक होते, लेकिन लग्नेश हैं और वहां नहीं बैठे हैं, इस वजह से वो मारक नहीं बनेंगे। तीसरे सिद्धांत के रूप में गुरु मारक ग्रह बन गए। चौथे ग्रह बनते हैं मंगलदेव। अब जब कभी भी आप किसी भी भाव का अध्ययन करेंगे तो उससे संपर्क में आपको लग्नेश और लग्न जरूर देखना होगा, तब जाकर के आप एक समुचित निर्णय पे पहुंच पाएंगे। इसका अर्थ होगा कि चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, लग्न बना है शनि का, तो शनि और मंगल दोनों आपस में क्रूर ग्रह होते हैं, पापक ग्रह होते हैं, क्रूर नहीं पापक ग्रह होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु भी होते हैं, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। मंगल तेज है और शनि जो है वो मंद है। तो यहाँ पे मंगल और शनि में परस्पर मैत्री नहीं होने के कारण, लग्नेश के शत्रु होने के कारण, और एक अच्छे भावों के, ये देखिए चतुर्थ भाव है और वो एकादशवां भाव, तो जरा गौर करिए, तो ये उपचय भाव है और इस भाव के स्वामी होकर के मंगल दशम स्थान में बैठे हैं। लग्नेश के शत्रु होकर के तुला राशि के मंगल बड़े ही निम्न परिणाम करते हैं। इस वजह से व्यक्ति को कई बार घर से दूर जाकर के या भटकाव करके तब जाकर के उसको धन कमाना पड़ता है। व्यापार करता हुआ, बिजनेस करता हुआ, नौकरी करता हुआ, नौकरी के साथ व्यापार करता हुआ उसे धन कमाते हुए देखा जाता है। यहाँ पे चतुर्थ और एकादशवें भाव के स्वामी होने के कारण मंगल देव यहाँ प्रधान मारक ग्रह के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्यों ऐसा? मैंने क्या बात कही थी कि मकर लग्न की कुंडली को ना समझना बड़ा थोड़ा क्लिष्ट होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां मारक नहीं है। 12वां भाव मारक नहीं होता है, दुस्सह भाव होता है, कष्ट देता है, ये मृत्यु का कारण नहीं बनता। मृत्यु यहां से देखी जाती है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से आयु, जन्म कुंडली के अष्टम भाव से आयु, आयु का क्षय, इस वजह से मृत्यु। आयु तीसरे भाव से आयु का क्षय, इस वजह से द्वितीय स्थान से मृत्यु देखा जाता है। 12वें भाव और अष्टम भाव के स्वामी मारकेश साबित होते हैं, मारने में सहायक होते हैं, वो मारते नहीं हैं। और दरअसल अष्टम और 12वें भाव के स्वामी या ये दोनों जो भाव हैं वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, वो दर्शन कराते हैं मृत्यु का। 12वें भाव के अधिपति की दशा चल रही है, प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में सप्तमेश या द्वितीय से आ गया, मृत्यु हो गई। ऐसे तो यहां पे क्या बात कही मैंने कि मंगल इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। अब इसके लिए कि आप जब कभी भी मारक ग्रह का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको लग्नेश से उसकी मैत्री और भावों का संबंध जरूर देखना होगा। जबकि यहां पे मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वो मारक नहीं है। एकादशवां भाव मारक नहीं होता है, जबकि 12वां और तीसरा भी मारक नहीं होता है, अष्टम भाव भी मारक नहीं होता है। द्वितीय और सप्तम भाव में मंगल की राशि बनी नहीं है और चंद्रमा मारक ग्रह बनते नहीं हैं, सूर्य मारक ग्रह होते नहीं हैं। अब बात क्या आई कि बड़ी गंभीर बात है कि इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह के रूप में मंगलदेव उपस्थित होंगे और मारकेश या मारक ग्रह, मारकेश अलग होगा। मारकेश कौन? शनि और चंद्रमा मारक ग्रह के रूप में मंगल बनेंगे। मतलब इस कुंडली के लिए मंगल की दशा व्यक्ति को मारने का काम करेगी। तो क्या मारेगी? दशम में बैठे हैं तो व्यापार मारेगी। अब जरा ध्यान से देखिए, तो मारक ग्रह कहां बैठा? जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। अब इसका एक सिद्धांत और भी निकालिए कि ये मकर लग्न की कुंडली है, चर प्रकृति की कुंडली बनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात क्या कही थी कि चर प्रकृति की कुंडली के लिए एकादशवां भाव बाधक भाव होता है। तो अब इससे क्या सिद्धांत निकला कि एकादशवें भाव के स्वामी ही मकर लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह भी बनते हैं और बाधक ग्रह भी बनते हैं। इस आधार पर इस कुंडली में बाधक ग्रह तो कोई बना नहीं क्योंकि ये भाव खाली है, लेकिन मारक तो बना ना जी, क्योंकि मंगल यहां दशम स्थान में बैठ रहे हैं और मार रहे हैं किसको? व्यक्ति के घर को, व्यक्ति के सुख को, व्यक्ति के परिवार को, व्यक्ति की सामाजिकता को, और यहां से बैठ करके वो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि वो जहां भी रहेगा अपने परिवार के संग रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, उसको देख रहे हैं। लेकिन बात क्या होगी कि वो अपने घर से 12 में बैठे, तुला राशि में बैठे, राहु और केतु के संपर्क में बैठे, बिना किसी शुभ ग्रह के दृष्टि से बचे, कोई शुभ ग्रह उन्हें देख नहीं रहा है, और इस वजह से वो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से, अपने मूल जन्म स्थान से दूर ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। तो किस लिए उसको दूर जाना पड़ता है? पिता के लिए, माता के लिए, बच्चों के लिए नहीं, अपने कारोबार के लिए उसको दूर जाना पड़ता है। तो इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में मंगल की दशा, गुरु की दशा
अब बात करते हैं कि तीसरे नंबर पे सहायक मारक ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह उपस्थित होगा। इतना समझ लेंगे आप अपनी कुंडली की दशा को यूं समझ जाएंगे। तो मैंने मारक ग्रह के रूप में प्रधान मारक मंगल बनेंगे, द्वितीय मारक के रूप में गुरु बनेंगे, और तीसरे मारक सहायक मारकेश जो होता है वो मारने में सहायता करता है, परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, दिमाग की चंचलता को बढ़ा देता है, स्थिरता को कम कर देता है, कंसंट्रेशन को लूज करता है और व्यक्ति के चिंतन को चारों खाने चित्त करने की कोशिश करता है, इरिटेटिव साउंड करता है। तो इस ग्रह की पहचान कैसे करेंगे? तो मकर लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब जरा ध्यान से देखिए, तो पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव कहां बैठे? अष्टम भाव में। और सप्तम भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा कहां बैठे? जन्म कुंडली के छठवें भाव में। यहां सप्तम भाव के ठीक पीछे चंद्रमा और बुध विवाह का, पत्नी का, दाम्पत्य का, रोजगार का, बैंकिंग का, सबका सुख बढ़ा रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव में जो राशि बनी है वो मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य की राशि बनी है। अगर यही सूर्य यहां न बैठ करके यहां बैठते, यहां बैठते, यहां बैठते, यहां बैठते, यहां बैठते, या यहां बैठ जाते, तो ये मारक ग्रह की भूमिका में नहीं आते, क्षमा करें, सहायक मारक की भूमिका में नहीं आते। लेकिन चूंकि अष्टम के स्वामी हैं और मारक भाव में बैठे हैं, तो अब क्या होगा कि जब कभी भी गुरु की दशा चले, मंगल का अंतर चले और सूर्य का प्रत्यंतर चले, या सूर्य महादशा, गुरु अंतरदशा या मंगल का प्रत्यंतर, मतलब जब कभी भी इन तीनों ग्रहों की दशाएं एक साथ चलेंगी तो व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति का करियर, व्यक्ति का लाभ और साथ ही साथ व्यक्ति का व्यय, पराक्रम, ये सब मारने की कोशिश करेंगे। आपको क्या मैंने बताया? प्रधान मारक मंगल, द्वितीय मारक गुरु और सहायक मारक के रूप में सूर्यदेव उपस्थित होंगे। कभी कभी उपस्थित होंगे, हमेशा मारक मारने का काम नहीं करेंगे। ये निरंतर अपनी दशा में मारेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जब कभी भी सूर्य गोचर से कमजोर जाते हो, जब कभी भी सूर्य राशि से अच्छे ना जाते हो, उन पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, जब कभी भी सूर्य के साथ गुरु और मंगल का क्लैश होता हो, तब ये व्यक्ति को कभी कभी, शास्त्रकार यहां तक ये भी लिखते हैं, कभी कभी मारने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही चिंतन की बात होगी। ये मैंने आपकी कुंडली का मूल जो रहस्य था वो आपको समझा दिया है। अब आप इस आधार पे ये बात आसानी से समझ जाएंगे कि किस ग्रह की दशा कैसी जाने वाली है। तो कौन अच्छे जाएंगे? चंद्रमा अच्छे जाएंगे, बुध अच्छे जाएंगे, सूर्य अच्छे जाएंगे और काफी हद तक इस कुंडली के लिए शनि भी अच्छे जाएंगे, क्योंकि शनि इस कुंडली के लग्नेश हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता। पंचमेश का दुह स्थान में जाना व्यक्ति के विद्या, बुद्धि, विवेक को कई बार ऐसी स्थिति में लेके चला जाए जहां व्यक्ति बिल्कुल ही स्टक हो जाता है। कई बार ऐसी जीवन की परिस्थिति बन जाती है जहां अपने लोगों का प्यार और प्रेम की तिलांजलि देनी पड़ती है, या छोड़ना पड़ता है, हटना पड़ता है। और कई बार अपने बच्चों का जो मूल जन्म स्थान है वो बदल जाता है या छूट जाता है। तो ऐसे पंचम भाव के स्वामी के अष्टम भाव में जाने के कारण, पर यह सिद्धांत में सिर्फ यही बात लागू होगी, इसका फलादेश सिर्फ शुक्र से नहीं होगा। इस भाव पे मंगल की दृष्टि है, इस भाव पे शनि की भी दृष्टि है, इस भाव के ठीक पीछे राहु बैठे हैं जो पंचम भाव के प्रभावों की कमजोरी भी कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का बुद्धि, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति का दाम्पत्य, व्यक्ति का प्रेम, व्यक्ति का यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, रिकॉग्निशन, संतान, ये जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कभी कभी परिस्थिति वसात विकल होती है, परेशान होती हैं और गड़बड़ होने का काम करती हैं। अब बात करते हैं बची हुई आयु को। अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, गुरु यहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं और गुरु वहाँ 20 अंश के बैठे हैं और सूर्य 17 अंश के। इसका मतलब होगा कि गुरु यहाँ अस्त हो जाएंगे। अब गुरु के अस्त होने के कारण तृतीय और 12वें भाव का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति जब कभी भी ऋण में जाएगा तो उसको दिक्कत होगी, मतलब ऋण चुकाने में। और कई बार व्यक्ति की तीसरे भाव के स्वामी के अस्त होने के कारण छोटे भाई बहनों से मतभेद सामान्यतया देखने को मिल जाता है। इस वजह से वहां से आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा विशेष सुख की प्राप्ति नहीं होती, वो सामान्य सा ही संबंध बना रहता है। अब यहाँ पे और भी जो बात समझने वाली होगी कि शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, हमें अपने पित्त का और अपने पाचन तंत्र के साथ साथ जो चतुर्थ स्थान में राहु बैठे हैं, शुक्र को देख रहे हैं, पंचमेश को, इस वजह से हमें अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, बीपी शुगर का ध्यान रखना चाहिए। कई बार नेत्र की ज्योति परेशान करती है, कानों में समस्या होती है,
इस तरीके की चीज़ें व्यक्ति को बुढ़ापे में परेशान करती हैं। अर्थराइटिस वगैरह भी होता है, कई बार जो बोलते हैं वो हर्निया आदि का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। घुटनों में दर्द, मकर राशि जो होती है वो लग्न में 10 नंबर की राशि अगर यहाँ बनती है तो ये घुटने का भाव होता है, वही लग्न में बन गया है। 8 अंक इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। पश्चिम और दक्षिण की दिशा इस कुंडली के लिए अच्छी रहेगी। नक्षत्र के आधार पर श्रवण, अश्विनी, पुनर्वसु, आर्द्रा और इसके साथ आपकी कुंडली में ये नक्षत्र सब अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने क्या बात कही कि अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं और यहाँ पे सिंह राशि बनी है, नीचाभिलाषी हो रहे हैं, पंचमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। इनके ठीक पीछे गुरु और सूर्य अष्टम भाव के प्रभावों की वृद्धि कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के चिंतन को बढ़ा रहे हैं और एक अच्छा दाम्पत्य दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर दाम्पत्य यहाँ पे गुरु और सूर्य के कारण और चंद्रमा और बुध के कारण मिलेगा। जब कभी भी पंचम भाव पे शनि मंगल का प्रभाव रहेगा, इस वजह से कभी कभी वहाँ पे एक छोटी छोटी बातें जैसे कि सामान्यतया दाम्पत्य में होता है वैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन शुक्र के कारण हमें यहाँ अपने शरीर में निश्चित रूप से भोजन की स्थिति को मेंटेन करके रखना चाहिए। अष्टम भाव में जब कभी भी शुक्र बैठते हों तो शास्त्रकार लिखते हैं, वराहमिहिर आचार्य ने लिखा कि व्यक्ति के शरीर में भोजन की कमी के कारण उसकी मृत्यु होती है। वो धीरे धीरे भोजन छोड़ता जाता है और उसकी मृत्यु होती जाती है, या ये कह सकते हैं कि कृशकाय शरीर को प्राप्त करता है। इस वजह से हमें अपने आप को बहुत ही स्थिर मानसिकता के साथ भोजन के प्रति अपना रवैया सही बनाना होगा, उसके साथ संबंध ठीक रखना होगा। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा में आपकी कुंडली में जो बलवान हो रहे हैं उसमें सूर्यदेव ज़्यादा बलवान हैं। तो सूर्यदेव बलवान हैं और जो स्थिति बनी है दृष्टिकाण चक्र में उसके आधार पर वो मंगल की राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की आत्मा पितर लोक से, मृत्यु लोक से आई है। इसी लोक में आपका जन्म हुआ था, पिछला जन्म भी आपका इसी मृत्यु लोक में हुआ था, पुनः आपका जन्म इसी लोक में हुआ है। और व्यक्ति की गति, चूंकि उच्च के गुरु बैठे हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं, अगर यही गुरु यहाँ भी बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते तो भी, या गुरु की स्थिति उच्च की होगी तो व्यक्ति देवलोक को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा देवलोक में जाती है। तो आई आत्मा कहाँ से? पितरलोक से। जाएगी कहाँ? देवलोक में। अब यहाँ से आगे बढ़ के मैं आप लोगों से चर्चा कर दूं कि आपकी कुंडली के नवांश और दशमांशा, यहाँ तक मैंने बात बता दी। अब नवांशा चक्र पे आते हैं। यहाँ के जो 6वें भाव के स्वामी है वो यहाँ के लग्नेश हैं। बुध यहाँ वर्गोत्तम है। मकर लग्न के बाद यहाँ पे कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। अब जरा यहाँ ध्यान से समझिएगा, शास्त्रकार लिखते हैं कि लग्न कुंडली के धन और लाभ के स्वामी अगर लग्न के स्वामी हो जाते हों तो ये एक चीज का ग्राफ दिखा देता है कि व्यक्ति यहां से चलना शुरू करेगा और पता नहीं कितना ऊपर वो जा सकता है। ये इतनी अच्छी योग की स्थिति बना देते हैं। धन भाव के स्वामी ही यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न में मंगल और शुक्र बैठे हैं। शुक्र यहाँ चतुर्थ के स्वामी होकर के, लग्न के स्वामी शनि यहाँ चतुर्थ में, चतुर्थ के स्वामी यहाँ लग्न में। तो ये जो परिवर्तन हुआ है शुक्र और शनि का, ये बड़ी ही अभूतपूर्व और बड़ा ही श्रेष्ठ हुआ है। इस बात की चिंता यहाँ से भी, इस बात को और भी ज़्यादा गहराई से समझें तो गौर करिए, यहाँ पे शुक्र योग कारक ग्रह होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के। यहाँ पे भी शुक्रदेव जो होते हैं वो पंचम के स्वामी होकर के पंचम में बैठे हैं। यहाँ पर भी शुक्र के साथ जो शनि का परिवर्तन हुआ है, इसका अर्थ है कि इस जीवन में इस जातक को जितनी भी चीज़ें मिली हैं, चरित्र और नैतिकता के मामले में, गुण और दोषों के मामले में जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो गुरु और सूर्य से मिली हैं। सांसारिकता, भौगोलिक सुख, भौतिकीय सुख, जितना भी धन मान प्रतिष्ठा का सुख मिला है, ये सब शुक्र का देना है। और व्यक्ति की वाणी जो कोमल है वो इस शुक्र के कारण है। दुश्मनों के प्रति भी एक शानदार रवैया जो अपनाने का नेचर है वो ये चंद्रमा और बुध से है। और जो साहस है, जो बैंकिंग है, जो बाजार की समझ है, जो व्यवसाय को समझने की समझ है, वो मंगल और केतु के कारण है। घर से दूर जो जाना पड़ा वो इस राहु के कारण। इस राहु के बारे में मैं आपको एक बड़ी अच्छी सिद्धांत बता दूं। राहु पे मैंने 65 कार्यक्रम बनाए हैं और 65 कार्यक्रम अलग अलग सूत्र बता रहे हैं। उसमें एक सूत्र यहाँ लागू होगा, भाव में जहां बैठे हैं उसका स्वामी उन्हें देख रहा है, और जिस भाव में बैठे हैं यहाँ के राहु हमेशा ही अच्छे माने जाते हैं। चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादश में के राहु व्यक्ति को इतना धन बढ़िया देते हैं, इतनी प्रतिष्ठा देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना अच्छा नेचर देते हैं कि पूछो ही मत। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है कि व्यक्ति प्रायः अपने भविष्य की चिंता से
चिंतित रहता है और ठाकुर जी की कृपा से उसकी चिंता सदैव चिंता से मुक्त भी होती रहती है। मतलब ये एक अच्छी बात है। अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि, दशम और 12वें भाव पे, यहाँ के लिए व्यय में नियंत्रण और ऋण से मुक्ति, जबकि यहाँ के लिए व्यक्ति की चिंता और व्यय देने वाले, मतलब राहु में जब शुक्र का अंतर आएगा तो धन व्यय होगा, वहीं राहु में जब मंगल और केतु का अंतर आएगा तो व्यक्ति के कारोबार में चिंता बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि ये मारक भाव, मारक ग्रह को देख रहे हैं। क्लियर है? चंद्रमा और बुध बहुत बढ़िया। व्यक्ति के शत्रु होते नहीं हैं, या होते भी होंगे तो व्यक्ति आसानी से उनका शमन कर देता है, बातचीत करके बात को समाप्त कर देता है। दशमांसा चक्र में शनि और शुक्र का परिवर्तन, लग्न द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं, जो कौन है? अष्टम भाव के स्वामी, और अष्टम भाव में बैठे हैं द्वितीय भाव के स्वामी। तो ये जो दोनों परिवर्तन हुआ है, मतलब 1000% मैं ये गारंटी देता हूं कि इतनी बढ़िया दशमांसा चक्र की स्थिति बनेगी जहां व्यक्ति का सामरिक रूप से संपूर्णतया व्यक्ति का करियर बड़ा ही उज्जवल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला, जहां दो दो विपरीत स्थितियां बन रही हैं ग्रहों की, शुक्र की राशि में बुध और बुध की राशि में गुरु, शुक्र की राशि में शनि, शनि की राशि में गुरु, और जन्म कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के राहु बैठे हैं, और यहां बैठ करके जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। कुंभ राशि को राहु देव अपनी राशि मानते हैं। इस हिसाब से आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह बैठे हैं वो लगभग अच्छे बैठे हैं, कुछ ग्रहों को छोड़ करके। तो जैसे मैंने मंगल को बताया और जैसे मैंने सूर्यदेव को बताया है और गुरुदेव को बताया है, इन ग्रहों में आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे अभी 2026 के जुलाई से आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है, जो शानदार अनुभव देगा अपने काम का, और अगर बन पड़े तो आप निश्चित रूप से अपना कारोबार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंक के आधार पर 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले बनेंगे। दान पुण्य के लिए आपकी कुंडली में अनाज का दान करना चाहिए, मंदिर का दान करना चाहिए, मंदिर में कुछ न कुछ हमेशा देता रहिए व्यक्ति, बढ़िया है। और साथ ही साथ काली गाय का दान या काली वस्तुओं का दान भी इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। कपड़े, ऊनी कपड़े आदि का दान भी करना चाहिए। अगर कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो तो उसको प्रत्येक महीने आवश्यक रूप से कुछ न कुछ धन देना ही चाहिए। रत्न के आधार पर इस कुंडली में जो सबसे बढ़िया रत्न बनेगा वो शुक्र का रत्न ओपल सबसे बढ़िया रहेगा। वैसे इस कुंडली के लिए मुझे लगता है कि उससे बढ़िया रत्न शुक्र और बुध में से कोई भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर्वोत्कृष्ट पीपल की जड़ भी आपके लिए बहुत उत्तम परिणाम देने वाली बनेगी। ट्रांसफर, नौकरी बदलना, स्थिति बदलना, जगह बदलना सूर्य और शुक्र की दशा में कर सकते हैं, केतु की दशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाह, शादी, मांगलिक कृत्य, धार्मिक कृत्य करना हो तो शुक्र और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ऊपर कोई निर्णय लेना हो, जैसे स्वास्थ्य के मामले में, सेहत के मामले में कुछ भी ऐसा निर्णय लेना हो तो गुरु और सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।